हेलो माय फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे एक नए चैप्टर के साथ। क्लास 10th आपको पता है, हिस्ट्री का सेकंड चैप्टर भारत में राष्ट्रवाद यानी नेशनलिज्म इन इंडिया। इसके बारे में हम जानेंगे, इसकी पूरी जर्नी देखेंगे चैप्टर की, इस चैप्टर में किस बारे में बात करेंगे और क्या क्या है। तो आप आज मेरे साथ ये पूरा चैप्टर समझेंगे ध्यान से, और पूरे चैप्टर को पढ़ने के बाद आपके सारे क्वेश्चन जितने भी चैप्टर्स हैं वो सारे कवर करते हुए चलेंगे अपन। ठीक है, चलो टाइम वेस्ट करे बिना ही अपन चैप्टर स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट भाई, चैप्टर का नाम क्या है? भारत में राष्ट्रवाद। चैप्टर का नाम क्या है? भारत में राष्ट्रवाद। याद रखना, अगर आपको अच्छा स्कोर करना है तो आपको एक एक की पॉइंट, एक एक सेंटेंस को समझते हुए चलना है, क्योंकि पेपर के अंदर क्या पता कहां से कौन सा क्वेश्चन आ जाए। तो आपको छोटे से लेके बड़े तक हर क्वेश्चन, हर कीवर्ड को समझते हुए चलना है। आई होप आप समझ भी रहे होंगे मेरी बात को। भाई सबसे पहला यहाँ पर चैप्टर का नाम ही दे रखा है कि भारत में राष्ट्रवाद। क्या है चैप्टर का नाम? भारत में राष्ट्रवाद। तो सबसे पहले हम क्या समझेंगे? राष्ट्रवाद का अर्थ, यानी मीनिंग क्या होता है नेशनलिज्म का। अब हम ये देख रहे हैं भाई, मीनिंग की बात कर रहे हैं तो मीनिंग हम छोटी सी लैंग्वेज में याद करेंगे। अपने राष्ट्र के प्रति प्रेम की भावना तथा एकता की भावना तथा एक समान चेतना राष्ट्रवाद कहलाती है। बस आपको इतना ही समझना है, इतने में ही आपका आंसर हो गया। द फीलिंग ऑफ लव फॉर वन नेशन। मतलब यहां पर ये कह रहा है राष्ट्रवाद का मतलब, नेशनलिज्म का मतलब क्या होता है कि आपको आपके देश से क्या होना चाहिए? प्रेम। आपको पता है इस चैप्टर में गांधी जी के बारे में क्यों बोल रखा है? गांधी जी के बारे में इसलिए बोल रखा है क्योंकि भाई उनने क्या था, देश से प्रेम था। इसलिए यहाँ पर राष्ट्रवाद का मतलब क्या है कि देश से क्या होना चाहिए? आपको प्रेम होना चाहिए, और आपके अंदर भावना होनी चाहिए किसकी? एकता की, यूनिटी की। और सेम चीज यहाँ पे भी ये लिखी है, फीलिंग ऑफ लव एंड वन नेशन। समझ में आ रही है? तो राष्ट्रवाद का मतलब क्या होता है? आपको ये बोलना है अपने देश के प्रति प्रेम की भावना तथा एकता की भावना को रखना। इसी का मतलब क्या होता है? राष्ट्रवाद, जिसे हम नेशनलिज्म कहते हैं। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। पेपर के अंदर ऐसे ही आपको बताना है। पूरा हम देख लेते हैं। यह लोग समान ऐतिहासिक, राजनीतिक तथा सांस्कृतिक विरासत साझा करते हैं। कई बार लोग विभिन्न भाषाई समूह के हो सकते हैं। जैसे भारत में आपको पता है विभिन्न भाषाई समूह का मतलब, भारत के अंदर आपको पता है बहुत सारी भाषाएं बोली जाती है, बहुत सारी लैंग्वेज बोलने वाले लोग हैं। तो यहां पर कह रहा है कि काफी बार ऐसा हो सकता है कि अलग अलग लैंग्वेज बोलने वाले लोग हो सकते हैं। जैसे भारत में बहुत सारी लैंग्वेज बोली जाती है, लेकिन राष्ट्र के प्रति प्रेम उन्हें एक सूत्र में बांधे रखता है। लेकिन अलग अलग लैंग्वेज को, चाहे अलग अलग कास्ट के हो, लेकिन वो अपने देश के प्रति एक साथ हो जाते हैं जब कंट्री की बात आती है। और इंडिया में ये चीज देखने को बहुत ज्यादा मिलती भी है। तो आई होप आपको यहां तक समझ में आ गया होगा। अगला भाई, इस चैप्टर में सत्याग्रह में बहुत बात करेंगे। तो पहले हम ये जानते हैं सत्याग्रह है क्या, सत्याग्रह का मतलब क्या होता है, ये जानना इंपॉर्टेंट है। क्योंकि किसी भी चीज को समझने से पहले आपको उसका मीनिंग और वो वर्ड क्यों लिया गया वो भी पता होना चाहिए। तो देखिए ध्यान से भाई, सत्याग्रह का मतलब क्या होता है? क्या सत्याग्रह का मतलब क्या होता है? तो देखना, सत्याग्रह का अर्थ, मीनिंग ऑफ सत्याग्रह, यह सत्य तथा अहिंसा पर आधारित एक नई तरह का जन आंदोलन करने का रास्ता था। दिस वे अ वे टू लॉन्च अ न्यू काइंड ऑफ मास मूवमेंट बेस्ड ऑन ट्रुथ एंड नॉन वायलेंस। यानी कहने का मतलब यह है यहां पर कि सत्याग्रह का सीधा मतलब होता है एक ऐसा रास्ता जिसपे सिर्फ आप सत्य बोलो और आप बिना लड़ाई झगड़े पे डटे रहो। सत्याग्रह का मतलब क्या होता है? सत्याग्रह का सिर्फ दो वर्ड में मतलब खत्म हो जाएगा भाई। सत्याग्रह का मतलब आपको ये बोलना है एक ऐसा रास्ता, एक ऐसा वे होता है जहां पर आप सच, बिल्कुल सत्य पे टिके रहो, और अहिंसा मतलब बिना लड़ाई झगड़े के करो, कुछ भी कर रहा हो। इसी का मतलब क्या होता है? सत्याग्रह, यानी ट्रुथ पर टिके रहना है और नॉन वायलेंस, वायलेंस नहीं करना। यही सत्याग्रह की असली डेफिनेशन है। आपको ये भी समझ में आ गया होगा। ठीक है, दो टॉपिक अपने होली हैं। आगे देखते हैं भाई, यहां पर ये बोला गया है महात्मा गांधी द्वारा भारत में किए गए सत्याग्रह के आरंभ। मतलब ऐसे कौन कौन से सत्याग्रह हैं जो महात्मा गांधी जी ने भारत के अंदर करे हैं, और उनने करे हैं, क्यों करे हैं, क्या कारण है, इनको भी हम अच्छे से जानेंगे। तो देखते हैं हम जल्दी से भाई क्या है। तो सबसे पहले क्या बोला गया? सत्याग्रह ने सत्य पर बल दिया। आपको सीधी सी बात पता होनी चाहिए, जो सत्याग्रह गया था उसने किस पर बल दिया गया था? ट्रुथ पर, यानी सत्य बोलने पर। गांधी जी आपको पता है सत्य पर आधारित ही सारे आंदोलन करते थे। उनका चंपारण हुआ, खेड़ा बारडोली, जितने आंदोलन करे सारे सत्य पर ही थे उनके। आगे देखते हैं, गांधी जी का मानना था कि यदि कोई सही मकसद के लिए, गांधी जी कहते थे अगर कोई पर्सन सही मकसद के लिए लड़ रहा हो तो उससे अपने ऊपर अत्याचार करने वाले से लड़ने के लिए ताकत की जरूरत नहीं होती, अहिंसा के माध्यम से एक सत्याग्रह लड़ाई जीत सकता है। यहां पर गांधी जी ये बात बोल रहे हैं कि आप हमेशा सत्य पर बोल दो, सत्य पे टिके रहो। साथ साथ गांधी जी कहते हैं अगर कोई पर्सन कहता है कि उसका मकसद सही है, मतलब उसका गोल अगर सही है, वो गलत नहीं है,
तो भाई वो जो लड़ाई लड़ रहा है ना, उसमें उसके ऊपर जो जो अत्याचार हो रहे हैं उनसे लड़ने के लिए उसे ताकत की जरूरत नहीं, क्योंकि भाई वो बंदा सच्चा है। क्या वो बंदा क्या है? सच्चा है। तो उसे कोई ताकत की जरूरत नहीं है, अहिंसा मतलब बिना लड़ाई झगड़े के भी वो जीत सकता है लड़ाई को। और आपको पता है गांधी जी ने एक बार भी लड़ाई झगड़ा करे बिना भारत देश में आजादी को लेके बहुत सारे कार्य करे हैं। आपने एक बात नोटिस करी होगी, हमेशा गांधी जी यही बात बोलते थे कि लड़ाई झगड़ा नहीं करना है। आपने सुने भी होंगे उनके बहुत सारे ऐसे ऐसे बातें हैं जिनमें उन्होंने ये बात रिप्रेजेंट कर रखी है कि हमें लड़ाई झगड़े से दूर रहना चाहिए और सत्य को अपनाना चाहिए, गलत नहीं बोलना चाहिए। ठीक है, तो वहां पे यही गांधी जी बोल रहे हैं कि भाई देखो, अगर आप सही हो, अगर आप सच बोल रहे हो तो आप अपनी बात पर टिके रहो, और जो आपका मकसद है उसके लिए आपको किसी और ताकत की जरूरत नहीं, आप पक्का जीतोगे। ठीक है, जैसे अगर आप सच्चे मन से पढ़ रहे हो तो इसका मतलब ये है यहाँ पर, इसका मतलब यहाँ पर यह है बच्चा कि आप हमेशा के लिए, क्या आप हमेशा के लिए क्या बिल्कुल सही होगे। आगे देखते हैं हम। ठीक है भाई, अगला पॉइंट क्या है बच्चा लोग, तो आपको ये बात पता होनी चाहिए भाई, अगले पॉइंट के अंदर ये बात बोल रखी है कि जो महात्मा गांधी है उनके द्वारा भारत में किए गए सत्याग्रह, मतलब गांधी जी ने कौन कौन से सत्याग्रह करे। तो पहले हम थोड़ा गांधी जी के बारे में जान लेते हैं बेटा लोग। तो सबसे पहले आपको ये बात बोलनी है कि महात्मा गांधी 1915 में दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे। 1 मार्क्स का क्वेश्चन रेडी हो गया। आपसे ये बात पक्का पूछी जाएगी कि भाई जैसे 1 मार्क्स में पूछ लेते हैं, एमसीक्यू क्वेश्चंस आते हैं आजकल, और आपकी जीके के पॉइंट ऑफ व्यू से भी आपको पता होना चाहिए कि भाई गांधी इंडिया कब है। पहले आपको पता होना चाहिए गांधी इंडिया नहीं थे, वो पढ़ने के लिए फॉरेन गए हुए थे। तो इंडिया कब आए भाई, ये आए थे 1915 में आए थे। आए कहां से थे, तो दक्षिण अफ्रीका से आए थे। आपको पता है महात्मा गांधी रिटर्न टू इंडिया फ्रॉम साउथ अफ्रीका 1915। क्लियर है फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट की बात करें, गांधी जी की जन आंदोलन की उपन्यास पद्धति को सत्याग्रह के नाम से जाना जाता है। मतलब गांधी जी ने जितने भी आंदोलन करे, उनकी जो उपन्यास की पद्धति है, मतलब जो आंदोलन करे, उनकी जो जर्नी है, उन सारी जर्नी को किस नाम से जाना जाता है, सत्याग्रह के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है भाई, सत्याग्रह। इंग्लिश हिंदी दोनों में है। याद रखना, नोवेल मेथड ऑफ मास मूवमेंट इज नोन एज अ सत्याग्रह, मतलब पूरी जर्नी सत्याग्रह के नाम से उनकी। आगे, भारत में सबसे पहला चंपारण, मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है चंपारण, जो कि बिहार में है। 1917 में दमनकारी बगान व्यवस्था के खिलाफ नील की खेती करने वाले किसानों को प्रेरित किया। भाई यहां पर बोल रहा है कि जो गांधी जी है ना, क्या जो गांधी जी हैं, उनका सबसे पहला मूवमेंट 1917 में हुआ था। कब हुआ था, 1917 में हुआ था। अब आप यहां पर ये बात याद रखना भाई, 1917 में हुआ, 1917 में भी कहां हुआ था, तो आप बोलोगे सर चंपारण में हुआ था। चंपारण कहां है, तो चंपारण बिहार में। यहां पर मैप को लेकर क्वेश्चन आता है। किसको लेकर आता है, मैप को। आपसे पूछा जाता है चंपारण मूवमेंट किस स्टेट में है, तो आप बोलोगे बिहार में होता। कब हुआ था, 1917 में होता। और गांधी जी का पहला सत्याग्रह यही था, याद रखना। आपको और भी देखने को मिलेंगे आगे, अगली वीडियो में उसे भी समझा दूंगा। आगे देखते हैं। यहां तक आपको समझ में आ गया, हमने 3 बातें करी हैं। 1915 में गांधी जी आए, अफ्रीका से आए थे। उनकी पूरी जर्नी को किसका नाम दिया गया, सत्याग्रह का नाम दिया गया। और उसके बाद गांधी जी का जो सबसे पहला यहां पर मूवमेंट था चंपारण था, 1917 में, जो बिहार में हुआ था। ठीक है, आप ये सारी बातें जानते हो। गांधी जी ने एक बहुत लंबा स्ट्रगल करा, अपनी उनकी आधी लाइफ भारत को आजाद कराने के पीछे ही लग गई थी। आगे देखते हैं हम। उसके बाद भाई देखते हैं यहाँ पर रोलेक्ट एक्ट बोला गया इस चैप्टर में। एक टॉपिक ये भी है, रोलेक्ट एक्ट क्या था। रोलेक्ट एक्ट 1919 कहते हैं इसको। तो इसके बारे में हम थोड़ा सा जानते हैं। देखो ये है क्या था, राजनीतिक कैदियों को बिना मुकदमा चलाए 2 साल तक जेल में बंद रखने का प्रावधान था। यहां पर कह रहे हैं कि कोई भी भाई जो लोग होते थे ना, उनको उठा के क्या कर रहे थे, जेल में डाल रहे थे बिना किसी वजह पे। उनका चाहे कोई गुनाह हो या ना हो, आपको पता मुकदमा चलना जरूरी होता है। अगर कोई पर्सन ने जुर्म करा तो सीधी सी बात है भाई, मुकदमा चलना चाहिए। लेकिन उस टाइम 1919 की बात हो रहा है, उस टाइम कोई मुकदमा नहीं चला। और उसी टाइम भाई क्या हुआ था, रोलेक्ट एक्ट 1919 एक कानून बनाया गया था। इस कानून के अंदर जो कैदी जो लोग थे, उनको बिना मुकदमा चलाए 2 साल तक जेल में डाल रहे थे। रोलेक्ट एक्ट 1919 इस बात को रिप्रेजेंट करता है कि लोगों को बिना किसी झूठे मूठे कारणों को लेकर लोगों को जेल में बंद करा जा रहा था। और ये बात आ जाती कितने टाइम तक बंद कर सकते थे, तो भाई 2 साल तक। कितने साल तक, 2 साल तक। आगे बात करते हैं। जेल में बंद रखने का प्रावधान था। भारतीयों की नागरिक आजादी पर प्रहार था। आजादी पर प्रहार कैसे था, कोई भी बंदा घूमता हुआ मिलकर, मान लो सपोज करो कोई व्यक्ति घूम रहा है, अब भाई वो व्यक्ति अगर ब्रिटेन की गवर्नमेंट के खिलाफ है, शक भी हो गया, भनक भी लगी, तो उस व्यक्ति को उठा के क्या करते थे, जेल में। तो भाई वो आजाद था ना, तो उसके आजादी पर क्या कर दिया, प्रहार कर दिया।
ठीक है भाई, आपको सेकंड पॉइंट समझ में आ गया होगा। जो सिविल थे उनकी लिबर्टीज को क्या कर दिया गया, खत्म कर दिया गया। आगे देखते हैं, भारतीय सदस्यों की सहमति के बगैर पास किया गया रॉलेट एक्ट 1919। इसके अंदर किसी भी भारतीय की कोई सहमति नहीं ली गई। आपको पता है परमिशन लेनी चाहिए, क्योंकि ये जो चीज लागू होनी थी वो इंडियंस पे लागू होनी थी, रॉलेट एक्ट 1919, लेकिन इसके अंदर किसी भी भारतीय व्यक्ति की, किसी भी इंडियन पर्सन की परमिशन स्वीकृति ही नहीं थी। तो तीन बातें हैं, रॉलेट एक्ट 1919 के अंदर किसी भी बिना वजह के व्यक्तियों को उठा के जेल में डाला जा रहा था और मिनिमम 2 साल तक। दूसरी चीज, यहाँ पर उनकी आजादी पर प्रहार किया जा रहा था। वो बाहर घूम रहे तो भाई जेल में डाल रहे, आजादी खत्म कर रहे हैं उनकी, सीधी सी बात है। और भारतीय लोगों की सहमति नहीं ली गई थी रॉलेट एक्ट के लिए। तो भाई तीन चीजें आपको पता होनी चाहिए। उसके बाद इसमें क्या कहता है, इसमें ये बात और कहता है कि रॉलेट एक्ट के रिजल्ट क्या रहे। आपको पता कुछ भी होता है उस चीज का रिजल्ट तो आता है ना, तो यहाँ पे जो रॉलेट एक्ट हुआ था इसका रिजल्ट यानी परिणाम क्या रहा था, तो इसको भी हम थोड़ा सा समझते हैं भाई परिणाम क्या हुआ। तो परिणाम में सबसे पहला क्या था भाई, परिणाम में सबसे पहला यहाँ पर यह हुआ था कि विभिन्न शहरों में, क्या भाई मेरे, विभिन्न शहरों में रैलियां निकलने लग गई, जुलूस हुए। देखो रॉलेट एक्ट से बहुत सारे लोगों को जेल में डाला गया। अब बहुत सारे लोग गुस्सा हो गए भाई, गुस्सा हो गए तो उन्होंने क्या करा, इन रिजल्ट में, रिजल्ट मतलब रॉलेट एक्ट के बाद रैलियां निकालनी शुरू कर दी, जुलूस निकालने शुरू कर दिए, ठीक है। रेलवे वर्कशॉप्स में कामगारों का हड़ताल हुई, दुकानें बंद हो गई। जो रेलवे में काम कर रहे थे वर्कशॉप्स में, उन लोगों ने क्या कर दिया भाई, स्ट्राइक कर दी, यानी हड़ताल कर दी। क्या कर दी भाई मेरे, स्ट्राइक कर दी। जो वर्कशॉप में काम कर रहे थे रेलवे के, उन सब ने क्या कर दी, मिलकर हड़ताल यानी स्ट्राइक। स्थानीय नेताओं को हिरासत में ले लिया गया, इसलिए ले लिया गया था क्योंकि भाई वो भड़का सकते थे लोगों को। तो परिणाम क्या हुए, 3 परिणाम हुए थे भाई रिजल्ट में। पहला, रैली जुलूस निकल रहे थे, रैलीज निकाल रहे थे। आपको पता है सीधी सी बात है, कोई भी इंसान गुस्सा होता तो अपना गुस्सा दिखाने के लिए वो रैली और जुलूस कर रहे थे। दूसरी चीज, लोगों ने हड़ताल कर दी थी। किन लोगों ने हड़ताल करी थी, तो रेलवे के वर्कशॉप वालों में। साथ साथ जो स्थानीय नेता थे, यानी कहा जाता है जो लोकल लीडर्स थे, उनको क्या कर दिया था, हिरासत में ले लिया गया था, मतलब पकड़ लिया गया था, क्योंकि पब्लिक पैनिक ना हो जाए ज्यादा। आगे देखते हैं। फिर एक क्वेश्चन यहाँ पर आपको आया हो, मेरी बातें यहां तक समझ में आ रही होंगी जहां तक मुझे लग रहा है। मैं आपको पूरी कोशिश कर रहा हूं समझाने की। अगर कोई टॉपिक छूट जाएगा तो मैं उसको भी साथ साथ एडिशनल बता दूंगा। वैसे मैंने सब डाला है इसके अंदर, इस चैप्टर से रिलेटेड। आगे देखते हैं भाई। एक क्वेश्चन यहाँ पर ये हो रहा है कि जलियांवाला बाग हत्याकांड की घटना, क्या क्वेश्चन आता है, जलियांवाला बाग हत्याकांड की घटना बहुत इंपॉर्टेंट है। जलियांवाला बाग में सिक्योर इंसिडेंट पूछा जाता है पेपर के अंदर। तो ये क्या था देखते हैं। जलियांवाला बाग एक दुखद नरसंहार 13 अप्रैल, क्या भाई 13 अप्रैल, पूरी डेट क्या थी, 13 अप्रैल 1919 पंजाब में अमृतसर में हुआ था, याद रखना। उस दिन हुआ जिस दिन पंजाब में बैसाखी मनाई जा रही थी और ग्रामीणों का एक जत्था जलियांवाला बाग में लगे एक मेले में शरीक होने आया था। और यह बाग चारों तरफ से बंद था और निकलने के रास्ते संकीर्ण थे। बताता हूं ये क्या था कि भाई जलियांवाला बाग में क्या बोला गया था। एक घटना हुई थी पंजाब में, और पंजाब में भी कहां पर, तो मैं आपको बता देता हूं, जलियांवाला बाग में। कहां हुआ था, जलियांवाला बाग में। देखना पंजाब में जलियांवाला बाग एक जगह है अमृतसर में, वहां पर क्या होता है 13 अप्रैल 1919 को, कब मेरे मालिक, 13 अप्रैल 1919 को। इसमें क्या देखने को मिला, इसमें देखने को ये मिला कि वहां पे ना उस टाइम एक चीज चल रही थी कि ब्रिटेन की गवर्नमेंट के बहुत ज्यादा खिलाफ लोग जा रहे थे। आपने देखा रॉलेट एक्ट चल रहा है, महात्मा गांधी ने बहुत सारे आंदोलन करे, तो ब्रिटेन की गवर्नमेंट उस टाइम है ना बहुत ज्यादा क्या थी, परेशानी में थी, फंसी हुई थी। तो उनके दिमाग में कुछ चल नहीं रहा था। और उसी टाइम क्या होता है, पंजाबी अपना त्योहार सेलिब्रेट कर रहे थे। कौन सा त्योहार सेलिब्रेट कर रहे थे, तो आपको बोलना है सर वो कर रहे थे बैसाखी का त्योहार। कौन सा त्योहार था हमारा, बैसाखी का त्योहार था। आपको ये बात पता होनी चाहिए, जलियांवाला बाग नरसंहार था जो 13 अप्रैल, डेट ही पता होनी चाहिए, 1919 ईयर है। और उस दिन वो अपना बैसाखी का त्योहार बना रहे थे। किस तारीख को, 13 अप्रैल को। अब क्या हुआ, जो यूके की गवर्नमेंट थी, यानी ब्रिटिश थी, जो ब्रिटेन गवर्नमेंट थी, उसको ये कहीं ना कहीं लगा कि ये लोग भारत के खिलाफ क्या कर रहे हैं, कोई साजिश कर रहे हैं। और उस टाइम मार्शल लॉ भी चल रहा था। तो उसको ध्यान में रखते हुए उस टाइम बेटा ब्रिटेन की गवर्नमेंट से एक पर्सन भारत में तैनात था जिसका नाम था जनरल डायर। उसको ये सारी बातें नहीं पता थी कि भाई वैसाखी को त्योहार वगैरह है, इनका फेस्टिवल और ये सेलिब्रेट कर रहे हैं लोग। तो उसने क्या करा, अपने सोल्जर्स को साथ में लिया और पहुंच गया जलियांवाला बाग। अब क्या हुआ, वो डेट क्या थी, 13 अप्रैल, याद रखना 13 अप्रैल को पहुंच गया वहां पे। और उसने क्या करा, बिना सोचे समझे शूट एंड साइड का ऑर्डर दे दिया, मतलब लोगों पे गोलियां चला दी। और जैसे वहां लोगों पे गोलियां चलाई गई, वहां पर जितने लोग थे उन सबकी क्या हो गई, मृत्यु हो गई। वो बहुत सारे लोग वहां पर मर गए। और उसी दिन को क्या बोला जाता है, जलियांवाला बाग हत्याकांड, क्योंकि जो एक घटना घटित हुई थी ये जलियांवाला बाग में हुई थी, जो पंजाब के अंदर है, पंजाब के अंदर भी अमृतसर में है।
हत्याकांड मतलब बहुत सारी हत्याएं होती है, और ये क्या थी, एक घटना थी। ठीक है, तो आपको यहां तक समझ में आ गया होगा। शॉर्ट समरी बता देता हूं। 13 अप्रैल 1919 को पंजाब में अमृतसर में जलियांवाला बाग की एक जगह पे, वहां पे लोग बैसाखी के त्योहार सेलिब्रेट करने आते हैं, लेकिन ब्रिटेन की गवर्नमेंट को लगा कि लोग भारत हमारे खिलाफ क्या कर रहा है, कोई साजिश कर रहा है, और उनने क्या करा दी, उनपे गोलियां चला दी। उस पर्सन का नाम क्या था, तो जनरल डायर नाम था। ये इसकी शॉर्ट समरी है। आगे, जलियांवाला बाग हत्याकांड का प्रभाव। भाई यहां पर भी हमें क्या देखना है, प्रभाव तो देखना है कि प्रभाव क्या था। तो भाई यहां पर प्रभाव ये हुआ सबसे पहले कि भारत के बहुत सारे शहरों में लोग सड़कों पर उतर आए। सबको गुस्सा आने लगा, भाई इतने सारे लोगों को बेफालतू में मार दिया। वो तो एक त्योहार ही सेलिब्रेट करने गए थे ना, लेकिन वहां पे क्या करा था, लोगों को बेफालतू में ही मार दिया। साथ साथ हड़तालें होने लग गई। ठीक है, लोग पुलिस से मोर्चा लेने लगे और सरकारी इमारतों पर हमला करने लगे, क्योंकि लोग इतने गुस्सा हो गए थे बहुत ज्यादा, क्योंकि इतने सारे लोगों को क्या करा था, बेफालतू में मार दिया था, जबकि उनकी कोई गलती नहीं थी। तो लोगों ने सीधा भाई सड़कों पर उतराए, वो जुलूस रैली सेम चीज होती है, आपको रिपीट वो करी लोगों ने। उसके साथ साथ क्या, हड़तालें करने लग गए लोग, सरकारी इमारतें जो गवर्नमेंट ऑफिस थे उनके ऊपर अटैक करने लग गए, क्योंकि वो अपना गुस्सा रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, ऐसे ही करेंगे, उनके पास और कोई जरिया नहीं था उस टाइम। ठीक है, उसके बाद यहां पर एक अगला क्वेश्चन आता है। भाई अगला क्वेश्चन किसको लेके आता है, तो अगला क्वेश्चन आता है असहयोग आंदोलन, जिसको कहते हैं हम नॉन कॉपरेशन मूवमेंट कहते हैं। तो इसको भी थोड़ा सा हम लोग समझते हैं क्या था, पेपर के अंदर ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखें सब। भाई असहयोग आंदोलन जिसे नॉन कॉपरेशन मूवमेंट कहा जाता है, ये क्या था। देखो, महात्मा गांधी ने लिखा कि भारत में अंग्रेजी राज, सुनना, एक गांधी जी स्पीच दे रहे हैं, आप ये समझ के करना और आपको याद हो जाएगा, देखना। महात्मा गांधी जी ने लिखा कि भारत में अंग्रेज राज इसलिए स्थापित हो पाया है क्योंकि भारतीयों ने उनके साथ सहयोग किया, और उसी सहयोग के कारण अंग्रेज हुकूमत करते रहे। यदि भारतीय सहयोग करना बंद कर दें तो अंग्रेजी राज एक साल के अंदर चरमरा जाएगी और स्वराज आ जाएगा। गांधी जी को विश्वास था कि यदि भारतीय लोग सहयोग करना बंद करने लगे तो अंग्रेजों के पास भारत को छोड़कर चले जाने के अलावा और कोई चारा नहीं होगा। यहां पर गांधी जी इस बात को बोल रहे हैं कि भाई देखना, उनने ये बात बोली, देखो जो भारत में अंग्रेज टिके हुए हैं ना, अंग्रेजी जो राज स्थापित है, ये सिर्फ भारतीयों की गलती है। क्यों टिके हुए हैं, क्योंकि भाई उनका जो काम हो रहा है उसमें मदद तो हम ही कर रहे हैं ना, सहयोग कौन कर रहा है, भाई सहयोग तो हम ही लोग कर रहे हैं। तो गांधी जी यहां पर ये बात बोल रहे हैं, अगर जो भारत के लोग हैं, क्या भाई जो भारत के लोग हैं वो भारत के लोग क्या कर दें, सहयोग, मतलब भाई उनकी अगर हेल्प करना ही बंद कर दें तो वो लोग परेशान हो जाएंगे। और सही बात है भाई, अगर अंग्रेज जो टिके थे वो तो मुट्ठी भर अंग्रेज थे ना, वो काम किससे करवा रहे थे, हम भारतीयों से तो करवा रहे थे। तो यहां पर यही बात बोल रहे हैं गांधी जी कि भाई देखो, जो अंग्रेजी हुकूमत है वो टिकी इसलिए क्योंकि भारत के लोग क्या कर रहे हैं, सहयोग कर रहे हैं। अगर भारत के लोग ही सहयोग नहीं करेंगे तो वो लोग क्या परेशान हो जाएंगे, और वो एक साल के अंदर अंदर ही भारत को छोड़ देंगे। और इसी से बेटा असहयोग, आप नाम देखना, इस कॉर्पोरेशन सॉरी इस आंदोलन का नाम असहयोग ही क्यों रखा गया, क्योंकि गांधी जी ने बोला था हम सहयोग कर रहे हैं, तो अब क्या करेंगे हम, असहयोग, आ लगा दिया उन्होंने, और ये क्या बन गया, असहयोग बन गया, नॉन कॉपरेशन की अब हमें सहयोग नहीं करना है। आपको आई होप मेरी बात समझ में आ रही होगी। तो गांधी जी की स्पीच समझ ली। अब देखते हैं हम थोड़ा सा आगे, ये देख रहे हो भीड़ थी उस टाइम, इस लगभग इतनी थी। अब कारण पढ़ते हैं भाई कि यहां पर जो असहयोग आंदोलन के कारण, रीजन फॉर नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, क्या क्या रीजन थे कि भाई असहयोग आंदोलन के। तो भाई सबसे पहला क्या था, देखो यहां पर ये बात बोली गई थी 1920 में वैसे शुरू हो गया था ये, और इसके रीजन क्या थे, रीजन में मैंने आपके सामने दिखा दिए, देखना। प्रथम महायुद्ध, महायुद्ध की जगह विश्व युद्ध है, याद रखना। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जो 1914 से लेकर 1918 तक हुआ था, याद रखना, वर्ल्ड वॉर फर्स्ट अपना। उसके बाद कह रहा है कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर की समाप्ति पर अंग्रेजी द्वारा भारतीय जनता का शोषण, जैसे वर्ल्ड वॉर फर्स्ट खत्म हो गया था तो ब्रिटेन भी क्या भाई चरमरा गया था, क्योंकि ये भी लड़ाई करके आया था, वॉर लड़के आया था। तो भाई इसने क्या शोषण करना बहुत ज्यादा कर दिया। अंग्रेजों द्वारा स्वराज प्रदान करने से मुकर जाना, मतलब अंग्रेजों से बोला गया था हमें क्या चाहिए, स्वराज दोगे आप, लेकिन ये मुकर गए थे अपनी बात, इनने हमें स्वराज प्रदान नहीं करा। और रॉलेट एक्ट का पारित होना, रॉलेट एक्ट
एक्ट मैंने आपको अभी अभी रिसेंटली पढ़ा है कि रॉलेट एक्ट 1919 क्या था, वही है कि रॉलेट एक्ट को पारित कर दिया गया, जलियांवाला बाग हत्याकांड, इन सारे कारणों की वजह से भाई गांधी जी भी गुस्सा हो गए थे और बाकी लोग भी गुस्सा हो गए थे। तो उन लोगों ने बोला था देखो भाई वर्ल्ड वॉर फर्स्ट खत्म हो गया, आपने शोषण ज्यादा कर दिया, आप अपनी बात से मुकर गए, आपने स्वराज प्रदान करने से भी मना कर दिया, और तीसरी चीज आपने रॉलेट एक्ट चला दिया, चौथी चीज भाई जलियांवाला बाग हत्याकांड हो गया। तो इन सारे कारणों की वजह से भाई क्या, इन सारे कारणों की वजह से फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ था, ठीक है, इन सारे कारणों की वजह से क्या हुआ, असहयोग आंदोलन स्टार्ट हुआ। ये कारण है कि भाई किन किन कारणों की वजह से असहयोग आंदोलन शुरू करा। तो एक तो गांधी जी की स्पीच थी और दूसरा ये पॉइंट मिल गया हमें, ठीक है। आगे देखते हैं हम क्या, असहयोग आंदोलन की समाप्ति। और आपको पता होना चाहिए ये जो आंदोलन शुरू हुआ था ये 1920 में शुरू हुआ था। आपको थोड़ा चार मैं वर्ड बता देता हूं, ये 1920 में शुरू हुआ था असहयोग आंदोलन। और इस आंदोलन के अंदर आप एक दो बातें और जानोगे। इस आंदोलन में क्या हुआ था देखना, इसमें एक आंदोलन और जुड़ गया था, एक तो था असहयोग आंदोलन और साथ साथ एक आंदोलन और जुड़ गया था जिस आंदोलन का नाम था खिलाफत आंदोलन। भाई ये आंदोलन भी जुड़ गया था, ये भी ब्रिटेन की गवर्नमेंट के अगेंस्ट था, ये भी ब्रिटेन की गवर्नमेंट के अगेंस्ट था। इसको दो भाई रूल कर रहे थे, तो उनसे बोला गया देखो हमें क्या करना है, ब्रिटेन की गवर्नमेंट पे दबाव बनाना है। किस पे दबाव बनाना है, ब्रिटेन की गवर्नमेंट। तो याद रखना असहयोग आंदोलन और खिलाफत आंदोलन, इन दोनों को क्या कर दिया गया, मर्ज कर दिया गया। और पहली बार ब्रिटेन की गवर्नमेंट भारत में बहुत ज्यादा देखी कि इतनी बड़ा क्राउड उनके खिलाफ हो गया और पहली बार वो डरी थी। यूके की गवर्नमेंट कभी नहीं डरी थी, वो पहली बार डरी थी। आगे देखते हैं भाई असहयोग आंदोलन की समाप्ति खत्म क्यों हो गया। तो भाई इसमें बताता हूं, गांधी जी की मैंने एक स्टेटमेंट पढ़ाई थी जिसमें उन्होंने एक बात बोली थी कि हमेशा आप सत्य पे चलोगे और अहिंसा, अहिंसा का मतलब नॉन वायलेंस, आपको लड़ाई झगड़ा नहीं करना। लेकिन यहां पर क्या था सुनना, 1920 में शुरू हुआ, 1922 का टाइम पीरियड आ गया, देखना 1922 की बात करेंगे। फरवरी 1922 में महात्मा गांधी ने आंदोलन वापस ले लिया। भाई 1922 के अंदर महात्मा गांधी जी ने आंदोलन को क्या ले लिया, वापस ले लिया 1922 के अंदर, ठीक है। क्यों ले लिया था, क्योंकि चोरी चौरा में हिंसक घटना हो गई थी। चोरी चौरा बेटा आपको बताता हूं, यूपी के अंदर उत्तर प्रदेश में एक जगह है जिस जगह का नाम क्या है, जिस जगह का नाम है चोरी चौरा, ठीक है। यहां पर क्या होता है, एक वायलेंस हो गया था, मतलब भाई यहां पर हिंसा हो गई थी। हिंसा में बोला जाए तो बोला गया था भाई एक कुछ पुलिस वालों को यहां पर क्या करा था, जला दिया गया था। अब भाई हिंसा तो हो गई ना, वायलेंस तो हो गई, और गांधी जी ने ये बात तो पहले बोली थी कि वायलेंस नहीं होना चाहिए, और यहाँ पर क्या हो गया था, वायलेंस। तो गांधी जी ने क्या करा, असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया तुरंत ही। आगे देखते हैं भाई चोरी चौरा की घटना क्या थी, देखना फरवरी 1922 में गांधी जी ने नो टैक्स आंदोलन शुरू करने का फैसला किया बिना किसी उकसावे, उकसावे का मतलब है कि भाई उकसाया, प्रदर्शन में भाग ले रहे लोगों पर पुलिस ने गोलियां चला दी, लोग अपने गुस्से में हिंसक हो गए और पुलिस स्टेशन पर हमला कर दिया और उसमें आग लगा दी। और यह घटना उत्तर प्रदेश के चोरी चौरा में हुई। सेम बात मैंने आपको भी समझाई है कि यहाँ पर क्या होता है, उत्तर प्रदेश में पुलिस स्टेशन था चोरी चौरा, वहां पर क्या हुआ, कुछ मुठभेड़ कॉन्फ्लिक्ट हुए थे, वाद विवाद हुए थे, और उसका रिजल्ट ये देखने को मिला कि भाई लोगों ने मिलकर पुलिस स्टेशन में आग लगा दी, वायलेंस क्रिएट हो गया। और गांधी जी ने बात पहले ही बोली थी कि वायलेंस नहीं होना चाहिए, हिंसा नहीं होनी चाहिए, और यहाँ पर क्या हो गई थी, हिंसा हो गई थी। तो इसका इंपैक्ट क्या पड़ा, गांधी जी को जैसे बात पता चली वहां पर क्या हो गई, हिंसा हो गई, तो उन्होंने क्या करा, इस मूवमेंट को वापस ले लिया। समझ में आ गई होगी मेरी बात, आई होप। चलो भाई आगे देखते हैं, सविनय अवज्ञा आंदोलन। एक क्वेश्चन इससे भी आता है भाई, किससे आता है, सविनय अवज्ञा आंदोलन से आता है, यानी सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। इसको हम थोड़ा सा जल्दी से समझेंगे। जनवरी 1930 में महात्मा गांधी ने लॉर्ड इरविन के समक्ष अपनी 11 मांगे रखी थी, 1930 में रखी थी। पहले बता देता हूं ये क्या था, इसमें किन बातों को रखा गया था, तो हम सीधा थर्ड पॉइंट से देखते हैं। इनमें सबसे महत्वपूर्ण मांग नमक कर को खत्म करने की थी। लॉर्ड इरविन इनमें से किसी भी मांग को मानने के लिए तैयार नहीं थे। 1930 में एक है ना आंदोलन शुरू करा था, वो आंदोलन किसको लेके था, नमक को लेके था। यानी बात करी जाती है भाई किसको लेके था, सॉल्ट को लेके। सॉल्ट के जो टैक्सेस थे, नमक के जो कर थे, वो बहुत ज्यादा क्या बढ़ गए थे, बहुत ज्यादा बढ़ गए थे। तो गांधी जी चाहते थे जो नमक है इसके कर को क्या कर दिया जाए, कम कर दिया जाए। भाई इसके कर को क्या कर दिया जाए, कम कर दिया जाए। और 12 मार्च 1930 को महात्मा गांधी द्वारा नमक यात्रा, भाई यहाँ पर सविनय अवज्ञा आंदोलन, इसका मतलब था नमक के ऊपर बहुत ज्यादा टैक्स लग रहा था और इस टैक्स को गांधी जी को क्या करवाना था, उन्हें कम करवाना था। तो इसके लिए उन्होंने क्या करी, एक यात्रा शुरू करी। क्या करी, एक यात्रा शुरू करी। यही पूरा मूवमेंट है, समझना।
भाई 12 मार्च 1930 को गांधी जी ने क्या करा, एक मार्च शुरू करा, जिस मार्च का नाम सॉल्ट मार्च था, यानी नमक यात्रा थी। और शुरुआत 16 अप्रैल 1930 को नमक बनाकर नमक कानून का उल्लंघन करा। 1930 में क्या करा गांधी जी ने, नमक को अपना पॉइंट ऑफ व्यू बना के एक यात्रा शुरू करी गुजरात के साबरमती आश्रम से। और ये यात्रा कहां तक गई थी, तो आपको पता होना चाहिए, ये यात्रा गई थी दांडी तक। तो भाई ये कहा जाए सविनय अवज्ञा आंदोलन क्या था, तो एक नमक को लेके आंदोलन था कि नमक के टैक्सेस बहुत ज्यादा बढ़ गए थे, और इस चक्कर में गांधी जी ने क्या करा, इसका उल्लंघन करने के लिए एक यात्रा शुरू करी, जिसको नमक यात्रा भी बोला जाता है, और पेपर के अंदर सॉल्ट मार्च भी आता है। आगे देख रहे होंगे आप, और यहाँ पे आपको दिख रहा होगा ये इन इन जगह से, यहां से स्टार्ट हुई थी और यहां तक इसका एंड हुआ था। स्टार्ट हुई थी साबरमती आश्रम से, आपको पता है जहां गांधी जी रहते थे, और एक खत्म कहां हुई थी, गुजरात के एंडिंग पॉइंट दांडी पर खत्म हुई थी। ठीक है, और ये गांधी जी का स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ व्यू है। तो आपको आई होप यहां तक समझ में आ रहा होगा। आगे देखा जाए भाई, इसके बाद गांधी इरविन समझौते की विशेषता, ये क्या था सुनना भाई। यहां पर ये था गांधी इरविन समझौता कि 5 मई 1931 को गांधी इरविन समझौता करा गया। गांधी इरविन समझौता क्या था बताता हूं, जैसे गांधी इरविन पैक्ट कहते हैं, ठीक है, 5 मई 1931 को हुआ था। इसमें क्या करा था, जो हमारा अभी आपने पढ़ा सविनय अवज्ञा आंदोलन, इसको बंद करने का एक एग्रीमेंट था। क्या था एग्रीमेंट, वो एग्रीमेंट का नाम क्या था, गांधी इरविन समझौता। ठीक है, सविनय अवज्ञा आंदोलन स्थगित, स्थगित मतलब होता बंद करने का, किया जाए। पुलिस द्वारा किए गए अत्याचारों की निष्पक्ष जांच की जाए, कि पुलिस ने बहुत ज्यादा लोगों के साथ दिक्कतें करी थी, तो उसकी भी जांच करी जाएगी। और नमक पर लगाए गए सभी कर हटाए जाएंगे। नमक के ऊपर जितना भी एडिशनल टैक्सेस लगे थे, उन सारे टैक्सेस को क्या करा जाएगा, रिमूव करा जाएगा, यानी हटाया जाएगा। तो यहां पर ये मूवमेंट ये था। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग आंसर क्लासेस। आई होप, मुझे लगता है कि आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको कोई डाउट रहता है तो मैं उसको भी कवर करने की कोशिश करूंगा, और हम मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में। आपको समझ में आ गया होगा, और ना है तो आप कमेंट कर दें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।